हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में भी ऐसे घटनाक्रम हैं जिन पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। हमारे चैनल पर कुछ ज़्यादा इंटरनेशनल खबरें रहती हैं और उसकी वजह है चूँकि इज़राइल-फ़िलिस्तीन जंग इतनी लंबी हुई और मुसलसल उसमें तेज़ी आ रही है, इसलिए उसकी खबरें, उस सिलसिले में इंटरव्यूज़, वो सब मैं आपके सामने लाता रहता हूँ और आप लोग इंतज़ार भी करते हैं। लेकिन देश में बहुत सी अहम खबरें हैं, उस पर भी नज़र रखना ज़रूरी है। अभी आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत जी ने एक दशहरे के मौके पर एक एनुअल सालाना उनकी बहुत ही अहम तकरीर होती है। अहम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि उन्हीं की सरकार है, ऐसा लगता है कि वो सरकार को कुछ इशारों-इशारों में कुछ कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ-साथ ये भी कभी-कभी महसूस होता है कि शायद मोदी जी की सरकार, उसके गृह मंत्री और आरएसएस के बीच में कुछ कहीं अनबन के से रिश्ते बने हुए हैं। वो उसको हम समझेंगे क्योंकि बहुत ही अहम बातें की हैं। डीप स्टेट एक लफ्ज़ होता है, जिसको आम तौर पर खुफिया एजेंसियों की तरफ इशारा समझा जाता है। मोहन भागवत जी ने वहां तक भी कोई एक ऐसी बात कह दी है जिसमें जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब हैं, वो भी शायद खतरे में आ सकते हैं। क्या कुछ है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा मुंबई में फॉर्मर मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ है। कहा यह जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग है जिसने उनका कत्ल किया है। ये गैंग क्या कुछ है, इसे कौन चला रहा है और आखिर हमारे देश में क्या किस तरफ जा रहा है कि एक वीआईपी किस्म का आदमी जो मिनिस्टर रह चुका, 3 बार एमएलए रह चुका और उसका अचानक कत्ल हो जाता है। उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। एक साहब हैं परवीन तोगड़िया, जो बिल्कुल नए लोग हैं, उनको तो वो तो भूल भी गए होंगे उनका नाम। वो एक ज़माने में अयोध्या में मंदिर बनाने के आंदोलन में काफ़ी आगे-आगे थे। मुसलमानों को गालियाँ देने में बहुत ही आगे-आगे थे। अब उनकी मुलाकात मोहन भागवत जी से हुई है। उस मुलाकात में क्या कुछ है? कहा यह जाता है पिछले कई साल से मोदी जी के और परवीन तोगड़िया के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। उस पर हम बात करेंगे और जाति जनगणना जिसके लिए राहुल गांधी अक्सर मुद्दा उठाते रहते हैं, उसको सरकार, मोदी सरकार क्यों डिस्करेज करना चाहती है? राहुल गांधी का कहना है कि जिसकी जितनी तादाद है, उसको उतना ही रिजर्वेशन मिल जाए, उसको उतना हक मिल जाए, लेकिन वो हक देने के लिए तैयार नहीं लगते मोदी जी की सरकार, आरएसएस। इन सब इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं अविनाश काकड़े जी से, जो नागपुर से हैं, किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। अविनाश काकड़े जी, आप महाराष्ट्र से हैं, नागपुर से हैं। नागपुर जो आजकल बहुत ही अहम शहर है। एक ज़माना था महाराष्ट्र की राजधानी थी नागपुर, लेकिन बाद में मुंबई हुई और क्या-क्या हुआ वो तो अलग एक चीज़। लेकिन दूसरे आरएसएस की वजह से नागपुर को काफ़ी अहमियत की नज़र से देखा जाता है, कम से कम आज की जो सरकार है उसकी नज़र में। क्या कुछ कहा है मोहन भागवत जी ने और उसके क्या मानी है, आखिर क्या कहना चाहते हैं? जी, नमस्कार। देखो, हमारे लिए तो बहुत ही दशहरे का दिन था। अशोका नवमी थी उस दिन, विजयादशमी थी उस दिन। उस दिन हमारे महाराष्ट्र में 4-5 भाषण होते हैं। एक भाषण होता है बाला साहब ठाकरे वाली परंपरा का, जो दादर के मैदान में होता है। दूसरा, अब शिंदे परंपरा जो है, वो भी एक सभा करने लग गए। तीसरा होता है कि जो दीक्षा भूमि है, वहाँ पर एक भाषण होता है। उसके बाद में एक भाषण होता है कि आरएसएस वाले करते हैं दशहरा मेळावा करके। तो वो कस्तूरचंद पार्क में होता है वो मेळावा। वो इस वक़्त अलग-अलग इसमें रहा, चर्चा में रहा। और 5वीं बात हुई है नारायणगढ़ से मनोज जरांगे पाटिल। ये 5 टोटल हमारे यहाँ हुए हैं धमाके। हुँ। कुछ धमाके थे, कुछ खुशी बम थे, कुछ आयोजित थे, कुछ प्रायोजित थे। ये सब चीज़ें अपने जगह होती रही।
मगर इसमें सबसे बड़ी बात, जो साल भरे का आरएसएस का कार्यक्रम होता है, उसको जिनके भाषणों से ऊर्जा मिलती है या कार्यक्रमों पे गाइडलाइन मिलती है, वही भटके हुए दिखाई दिए मुझे। मतलब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम भाजपा की दलाली करें, सॉरी ये शब्द उपयोग करने के लिए, क्योंकि सत्ता के फल मिल रहे हैं, सत्ता से पैसा और सब मजबूत हो रहा है। तो यह भाजपा के लिए मुझे नहीं लगता ये किसी स्वतंत्र संगठन का भाषण था। अब तक भी जो भाषण मैंने सुना था वैसा भी नहीं था। ये खाली मोदी से निराश भी है, मोदी का विरोध भी कर रहे हैं, मोदी को हटाने का प्रयास भी कर रहे हैं और मोदी जी की दलाली भी कर रहे हैं। ये तीनों चारे बातें एक साथ वो कर रहे थे। तो खुद कंफ्यूज थे या जनता को कंफ्यूज कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने बांग्लादेश जैसे उपद्रव भारत में भी कराने के प्रयास हो रहे, ये बताया। बांग्लादेश जैसे उपद्रव भारत में होंगे क्योंकि बांग्लादेश में उपद्रव आरक्षण के विरोध में हुए थे, जो आरक्षण वहां के इलीट क्लास ने खुद के लिए ले लिया था, बांग्ला मुक्ति संग्राम के लिए। जैसा आरएसएस ने आरक्षण ले लिया है आरएसएस के स्वयंसेवकों के नाम से, आरएसएस के निष्ठावानों के नाम से, और ये जाति विशेष के लिए उन्होंने जो आरक्षण ले लिया, तो उनको उसका डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कौन सा डर लग रहा है मुझे नहीं मालूम। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन हो रहा है, हिंदुओं को जो जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अब ये मोहन भागवत जी की 24 घंटे में 48 घंटे में तैयार होने वाली सेना ध्यान देगी, भारत सरकार ध्यान देगा, या रात दिन यहाँ हिंदू मुसलमान करने वाले उनके नफरती चिंटू ध्यान देंगे, ये मुझे नहीं पता कौन ध्यान दे सकता है। और दूसरी बात, बांग्लादेश मुस्लिम देश है। जब हमसे वो अलग हो गया तो उसने इस्लामिक गणराज्य बोला खुद को। तो आप क्या चाहते हो कि बांग्लादेश सेकुलर बना रहे और तुम्हारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बना रहे? ये कैसे दोगलापन है, कैसे दोगलापन है? हम पाकिस्तान से अपेक्षा करें कि वो सेकुलर बना रहे, हम बांग्लादेश से अपेक्षा करें वो सेकुलर बना रहे, हम अफगानिस्तान से, सीरिया से, बाकी इस्लामिक देशों से अपेक्षा करें कि वो सेकुलर बना रहे, हम मात्र हिंदू राष्ट्र बनेंगे। हम सेकुलरिज्म को नहीं मानेंगे, उसको गाली करार देंगे, सेकुलरिज्म की बात करने वालों को हम गाली देंगे, और सेकुलरिज्म हमको समझ में नहीं आता है, उसके अलग अलग व्याख्या हम करते रहेंगे। दुनिया के सारे देश, जो देश सबको समान लेके सहायता में लेकर बात नहीं करते या चलते नहीं, वो देश बर्बाद हो गए। जो भी देश कट्टर होगा वो बर्बादी के कगार पे खड़ा या बर्बाद हो चुका है। आप बताइए, पाकिस्तान के लोग, वो जो नायक है, नायक जाकिर नायक, उसको पाकिस्तान के लोग गाली बक रहे। वो बोलता है जब ये पूरा इस्लामिक हो जाएगा तो मैं वहां आऊंगा, तो मैं वहां की नागरिकता लूंगा। मलेशिया में चाइना वर्सेस मूल मलेशियन मुस्लिम, इस पे उसने झगड़ा लगा चुका है। तो उनको तो अफगानिस्तान जाना चाहिए, और अफगानिस्तान जाने के बाद उनकी जो दाढ़ी का स्टाइल है, उनके जो कोट पहने उन्होंने जो टाई पहने हैं, क्या ये इस्लाम में आता है? टाई इस्लाम में आते हैं? ये बहुत ही अलग अलग किस्म का मजमुआ जिसे कहते हैं, यानी ये सब चीजें मिला करके उन्होंने वो की हैं। नहीं, मेरा वो कहना ही नहीं। मेरा ये कहना है कि कोई भी कट्टरपंथी जब होता है, देखो एक कट्टरपंथी है जिसका नाम है वो यतीन्द्र नाथ, वो यतीन्द्र है ना, कौन सा है वो, एक नफरती चिंटू है वो मंदिर वाला, जिसने पिछले वक्त गाजियाबाद वाला, जी हाँ, नरसिम्हा डासना वाला। हाँ। वो जो भाषा बोलता है वही भाषा ये क्यों बोल रहा है जाकिर नाइक? उसने भी वहां बोला कि जो महिलाएं शादी नहीं की और खुली घूम रही है, बिना इस्लामिक पहरावे के बाहर आ रही है और राजनीति कर रही है, वो सारी की सारी महिलाएं प्रोस्टिट्यूट है। यही तो ये भी बोला था। ये दोनों की भाषा एक से कैसी आती है? तो एक अच्छा है, एक अतिवादी अच्छा और दूसरा अतिवादी अच्छा नहीं है, ये कैसे हम मान लें या कैसे ये विश्वास करें? असल में देखिए, मैं थोड़ा सा बीच में आपको ये बात, जो बात आप कह रहे हैं वो बात बहुत ही मुनासिब और सही है, लेकिन अगर आप इसको बारीकी से देखेंगे तो दोनों के तार एक ही जगह से मिल रहे हैं, बिल्कुल एक जगह से तार मिल रहे हैं। ये ट्रायंगल आप समझ लीजिए, इजराइल का जायनिज्म
उसके नीचे एक साइड में आरएसएस, बीजेपी और ये शिद्दत पसंद जो हिंदू, दूसरी तरफ सऊदी अरब के और इजराइल के ताल्लुकात आज क्लियर हैं, और सऊदी के नजरिए के लोग ही आखिर तालिबान और जैश ए मोहम्मद और दाइश और जुबहतुन नुसरा, ये सारे ग्रुप सऊदी अरब के नजरिए वाले लोग हैं। तो जाकिर नायक, मैं और थोड़ा सा और याद दिला दूं लोगों को, इमाम हुसैन को शहीद करने वाला जालिम हुक्मरान यजीद, उसको ये पीस बी अपॉन हिम, यानी उन पर शांति हो, ये कह चुका है जाकिर नायक। तो ऊपर से ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो दोनों का एक ही जगह से मिलता है, इसलिए एक जगह एक जैसी बात करेंगे, समाज को तोड़ने की बात करेंगे तो हमें ताज्जुब नहीं करना चाहिए। ये बात ठीक है कि एक हिंदू नाम से एक मुसलमान नाम। पाकिस्तान से कोई ताज्जुब नहीं करता, मैं पाकिस्तान से कोई ताज्जुब नहीं करता। जो भारत से भगाया गया है उनको उन्होंने लाके भाषण दिलवाया और फिर उनके समाज में विरोध शुरू हो गया। जो चाइना इनको फूटी आंख से भी देखना नहीं चाहता, वो इनकी जमीन कब्जा रहा है और इनके बच्चे वहां वो भेजता है तो कुत्ते जैसी वहां हालत हो जाती है उनकी, और वो चाइना के इस्लामिक दमन पर कुछ नहीं बोलता है। मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान ये कोई देश नहीं है, पाकिस्तान ये इंस्ट्रूमेंट है सबके लिए। थोड़ा सा नीची भाषा में अगर बोला जाए तो पाकिस्तान ये सबका कंडोम है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने 2 दिन पहले एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात की है लंदन से, उन्होंने तो सीधे कहा कि ये अमेरिका की कॉलोनी है और वो सऊदी अरब के और अमेरिका के नजरिए के खिलाफ जा ही नहीं सकता। असल में हमारे चैनल पर कुछ लोग सवाल कर रहे थे क्या पाकिस्तानी फौज फिलिस्तीनियों की मदद करेगी, तो उन्होंने बताया कि असल में जियाउल हक के जमाने में पाकिस्तानी फौज के जरिए फिलिस्तीनियों को कत्ल कराया गया था, तो वो कभी नहीं जाएंगे। वो अमेरिका के हाथ की कॉलोनी है जो सऊदी अरब और इजराइल और अमेरिका के नजरिए से ही चलती है, नाम रखा गया है इस्लामी मुल्क। जी आप आगे जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो कैसे कैसे जुमले लाते हैं ये, कैसे 100 साल के बाद क्या होगा, 25 साल के बाद क्या होगा, 50 साल के बाद क्या होगा। इन्होंने मुख्य रूप से ये नशाखोर है ये तो मोहन भागवत जी है, उनको सत्ता का नशा लग गया। जैसा नशा लग जाता है तो फिर आदमी कुछ भी बोलते रहता है, नशे में रहता है, कुछ भी बोलते रहता है। तो ये सत्ते के नशे के लतखोर जो है, उन्होंने बोला कि देश को बांटने की कोशिश हो रही है। अब बांट कौन रहा है, जाति किसने पैदा किया, खुद ही बोल चुके होते उनकी जाति ब्राह्मणों ने पैदा की। हमको इसमें ये करना पड़ेगा, हमको मांस खाना पड़ेगा, गौ मांस भी खाना पड़ेगा क्योंकि हमको इकट्ठा करना है। फिर आप बांटने वाली भी बात कर रहे। इन्होंने 3 शब्द बोला, वो 3 शब्दों के अर्थ समझना बहुत जरूरी है। पहला शब्द इन्होंने बोला कि डीप स्टेट बनते जा रहा है, हमारा देश डीप स्टेट बनते जा रहा है। दूसरा इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ कल्चरल मार्क्सिज्म चल रहा है। मतलब साईं बाबा, आप बताइए कि साईं बाबा पी साईनाथ 10 साल जेल में रहा, छूटते वक्त कोर्ट ने बोला कि ना तो इसका कोई देशद्रोह का मामला बनता है, ना नक्सलियों से इसके कोई संबंध बनते, इसलिए उसको छोड़ दिया। कल उनकी ये हो गई, मर गए वो, मतलब स्वर्गवास हो गया, उनका इंतकाल हो गया। तो उस आदमी को इन्होंने 10 साल रखा था और ये कल्चरल मार्क्सिज्म करते। भाई तीसरे इन्होंने शब्द एक इजाद किया, ओकीज्म। तो मैं ये तीनों शब्दों को विस्तार से समझाना चाहता हूँ, ये बहुत समझने की जरूरत है हमारे देश में। ये डीप स्टेट का मतलब है संभावित रूप से गुप्त और अनधिकृत शक्ति नेटवर्क से बनी सरकार। अभी कौन सी सरकार बनी है मुझे नहीं पता। इस तरह की सरकार राज्य के राजनीतिक नेतृत्व से अलग होकर अपने लक्ष्यों और एजेंडों को पूरा करती है। आमतौर पर इस शब्द का उपयोग नकारात्मक अर्थ में किया जाता है और यहाँ अक्सर षड्यंत्र सिद्धांतों से जुड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी से ज्यादा बड़ा षड्यंत्रकारी कोई है? आरएसएस से ज्यादा षड्यंत्र कोई देश में करता है? किसी भी जाति के, धर्म के? बताइए कि जब पाटीदार उनको पैसे दे रहे थे आरएसएस को चलाने के लिए, 50 साल उन्होंने पैसे दिए, उस वक्त वो हिंदू थे, उसके बाद में वो जातिवादी हो गए। जाटों ने जब लट के फेवर में उठाया तो वो हिंदू थे। जब गुजरों ने लट उठाया वो हिंदू थे। जब उन्होंने अपने लिए अधिकार मांगा तो तुरंत जातिवादी हो गए।
यादव जातिवादी हो गए। तो ये जो फेक ये चलाते, नेरेटिव जो चलाते, इनसे ज्यादा अच्छा कोई चलाते। और गैर सैन्य सुरक्षा, जिसमें पुलिस, खुफिया एजेंसियां, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, आतंकवाद निरोधी दस्ता, इनको भी इन्फ्लुएंस करने वाले ये संगठन, इसको बोलते हैं आप डीप स्टेट। अभी कौन कर रहा है? यूपीएससी पे कौन बैठा है, एमपीएससी पे कौन बैठा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो पे कौन बैठा है, ईडी पर कौन बैठा है? मुझे तो लगता है कि फेक जो डीप स्टेट है वो तो आरएसएस है। आरएसएस से बड़ी डीप स्टेट यहाँ कोई नहीं है। मगर उन्होंने ये क्यों कहा? क्योंकि राजीव गांधी ने एक डिमांड कर दिया कि जिसकी जितनी संख्या होगी जनगणना होना चाहिए, और जनगणना के बाद में सबको अपने अधिकार मिलना चाहिए। हमारे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार है नवीन कुमार, उन्होंने संविधान विरोधी का मतलब, जनगणना जो टाल रहे वो संविधान विरोधी है, जो संविधान की हत्या करते पल पल पर। जिन्होंने आप बताइए वाइस चांसलर नियुक्त करते वक्त कोई आरक्षण नहीं रखा, जज नियुक्त करते वक्त कोई आरक्षण का ध्यान नहीं रखा, कोई परसेंटेज का ध्यान नहीं रखा। किसी भी संस्था में ये भर देते हैं लोग। प्रोफेसरों की भर्ती भी इन्होंने, जहां ओबीसी और एससी एसटी प्रोफेसर है वहां भर्ती नहीं की, वो सारे खुले छोड़ दिए और ओपन के सारे भर्ती कर लिए। ये संविधान का हनन है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, नहीं तो ये डायरेक्ट आईएएस जो भर्ती कर रहे थे वो संविधान का हनन था कि नहीं था? इन्होंने जितने भी काम किए अभी तक, ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला काम होगा, ये जितने भी काम हो गए, इन्होंने अपने बल पर अपनी ताकत लगाकर ये किया। देखिए, ये हमारे संविधान निर्माताओं को इतना भी ये नहीं था कि अपना देश की इतनी गिरावट होगी कि हमारे यहाँ का एक आईएएस ऑफिसर जो इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया राजीव कुमार, वो विपक्ष की सुनवाई नहीं करेगा। संविधान में विपक्ष के जो प्रश्न होते हैं, विपक्ष के ऑब्जेक्शन है, उसके कितने दिन में जवाब देना चाहिए, वो उसमें निहित नहीं है। क्योंकि उनको लगा नहीं कि इतना आदमी, गिरा हुआ आदमी इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा। अपेक्षा नहीं की थी। तो संविधान निर्माताओं ने अपेक्षा भी नहीं की थी, उससे भी बुरा काम करने वाले ये लोग आ गए और ये दूसरे को समझा रहे हैं कि हम क्या है भाई, तो संविधान की रक्षा करेंगे। ये हमारे यहाँ का जो ये है माजी मुख्यमंत्री, 10 साल मुख्यमंत्री रहा, 5 साल मुख्यमंत्री रहा, 2.5 साल उप मुख्यमंत्री है, मगर सो मोटो वही मुख्यमंत्री है, वही डिक्टेट करते हैं सब जगह, और पूरे के पूरे कार्यकाल में होम मिनिस्टर रहा। वो आदमी की प्रस्तावितों को, जिनसे डर लगता है, प्रस्तावित डरते हैं इससे। ये 5 साल सीएम रहना, 2.5 साल डिप्टी सीएम रहना, होम मिनिस्टर पूरे कार्यकाल में रहना, उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष रहना, 25 सालों से एमएलए रहना, और ये अभी भी विस्थापित है। तो ये आटा पैसा मांग के खाने वाले प्रस्तापित और विस्थापित की व्याख्या भी नहीं कर देंगे। अब ये भी व्याख्या नहीं होगी कौन प्रस्तापित है। जो इतने दिन सत्ता में रहा, इतने सालों से जिनकी सत्ता है सब जगह, वो विस्थापित है। और जो सत्ता से बाहर है, अभी बेदखल है, वो सारे के सारे प्रस्तापित है। तो ये असल में ये नैरेटिव की कहानी है। देखिए, इनका तरीका यही है कि अपने आप को विक्टिम कार्ड, जिसे कहते हैं ना, विक्टिम कार्ड खेलो, अपने आप को मजलूम बताओ, और सामने वाले को, जिसका सब कुछ आपने छीन लिया, उसी को जालिम बताओ। ये बिल्कुल वही लाइन है जिस तरह से। वही लाइन कैसी है मैं बताता हूँ। ये राजीव गांधी ने इनके प्रेशर में, मुल्लाओं के प्रेशर में आके महिलाओं का अधिकार छीन लिया, और अधिकार छीनने को इन्होंने अपीसमेंट करके प्रचारित कर दिया। बिल्कुल। आधी आबादी का अधिकार छीन लेते हो आप, और उसको एक पार्टी बोल रही कि वो अपीसमेंट कर दिया मुस्लिमों का। जैसे बहुत फायदा पहुंचा दिया, जैसे बहुत फायदा पहुंचा दिया है। वो अपीसमेंट अगर होगा तो मुल्लाओं के अपने मस्ती का या मुल्लाओं के अपनी सोच का अपीसमेंट हो सकता है, मगर मुस्लिमों का अपीसमेंट कहां से हो गया? उनके प्रेशर में आई वही सरकार, उन्होंने महिलाओं के अधिकार छीन लिया और हम अपीसमेंट बोल रहे हैं। अब उससे आगे एक जो बात उन्होंने बोला है, ये कल्चरल मार्क्सिज्म है। डीप स्टेट के बारे में तो आपको बता दिया, 3 शब्द महत्वपूर्ण है। कल्चरल मार्क्सिज्म मतलब ये है कि ऐसा कुछ करना कि जिससे आपको जो आपकी जो ये है इतिहास है, आपका जो वर्तमान है, उसमें इनके विचारों का
जो पुरोगामी विचार है, वो पुरोगामी विचार को हटा के इनके इनके कम्युनिस्टों के अपने विचार, कम्युनिस्ट अभी है क्या? इनसे डरने की क्या जरूरत है इनको अभी? कम्युनिस्ट तो पूरा दुनिया में श्रिंक होते जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने में सुधार नहीं किया। तो ये कल्चरल मार्क्सिज्म किसको कर रहे हैं? तो जिन्होंने अभी तक वो माफी वीर सावरकर के किताबों में पाठ नहीं लाया था, मनु की मूर्ति नहीं लगवाया था, गांधी को मारने वालों को इन्होंने प्रस्तापित नहीं होने दिया था, इसको आप कह रहे हैं कल्चरल मार्क्सिज्म। तो झूठा नहीं फैलाने को कल्चरल मार्क्सिज्म अगर आप कह रहे होंगे और आपके हिंदुत्व के इसमें हत्या को आप वध बोलते होंगे, मारने को आप और सेक्रीफाई बोलते होंगे, हत्या करने वाले को आप वीर बोलते होंगे या हत्या करने वालों को आप बहादुर बोलते होंगे और गांधी को डरपोक बोलते होंगे, तो ये आपका ये कौन सा मार्क्सिज्म है? ये कल्चरल क्या है? फंडामेंटलिज्म है? क्या शब्द दे इसको? और तीसरी इन्होंने बात बोला वोकिज्म चल रहा है। मतलब वोकिज्म का मतलब होता है जाति, धर्म, वर्ण, रंग, अर्थ, प्रांत और भाषा और लिंग, किसी में भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब वोकिज्म हो गया। वोकल तरीके से आवाज उठाना, सब कुछ इकट्ठा होना, उसका आवाज उठाना। ये भी इनको मार्क्सिज्म का प्रतिरूप दिखाई दे रहा है। जहां वहां मार्क्सिज्म नहीं चल रहा है, वहां इस तरीके के लोग इकट्ठा हो गए। और ये 2014 में शुरू हुआ इसका ये मूवमेंट, ब्लैक व्हाइट मैटर, ब्लैक लाइव मैटर के नाम से ये शुरू हुआ था अमेरिका में, और वह जंगल की आग की तरह फैल गया। सोशल साइंटिस्ट इसे नया धर्म कहते हैं। द मैडनेस ऑफ क्राउड, जेंडर, रेस एंड आइडेंटिटी के नेता डगलस मरे, इन्होंने इसको उदारमतवादी बात बोला कि उदारमतवादी बात है, और नया नाम धारण किया, इसका नाम है मेटाफिजिक्स। तो ये जो लोग है, ये जिसके भी कोई प्रताड़ित हुआ होगा, किसी भी नाम से प्रताड़ित हुआ होगा, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो लिंग हो, उसके विरोध में इकट्ठे होके ये क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए न्याय मांगते। हालांकि योकिज्म भी दूसरे की कोई बात बर्दाश्त नहीं करता। इनको ये समझ में आ जाए वही बात अंतिम है, उसके लिए वो लड़ते रहते हैं। ये भी कट्टरवादी मोमेंट है, ये भी कोई एक्टिव मोमेंट नहीं है। और इनके पास में भी तर्कशास्त्र, तर्क बुद्धि इसको मिटाने का ही काम कर रहे हैं। ये आरएसएस जैसा ही तो संगठन है। अगर आरएसएस झूठ फैलाती है, ये सच सामने लाती है, और इनको लगता है वही सच है। जैसे आरएसएस को लगता है कि यही सच है, वैसा इनको भी लगता है वही सच है। जैसा आरएसएस ने बोला कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, मुस्लिम के अधिकार मुक्त मुसलमान करेंगे, एससी एसटी ओबीसी के मुक्त भारत कर देंगे, उनके कोई अधिकार नहीं देंगे। ये आरएसएस का सपना है कि नहीं है? वैसा ही ओकेजन वाले का सपना है कि दुश्मनों को मुक्त कर देंगे, हमारी गैर जो बराबरी नहीं करते हैं, बराबरी का विरोध करते हैं, उनको हम मुक्त कर देंगे, और उसको मानने वाले की मॉब लिंचिंग करेंगे। मतलब ये भी मॉब लिंचिंग वाली है, ओकिज्म वाली गैंग भी मॉब लिंचिंग करती है। यानी एक नतीजे के तौर पर यह कहा जा सकता है कि मोहन भागवत जी ने पूरी तरह से सरकार का गुलाम बनने, और जो भी कोई डिक्टेटरशिप के खिलाफ कोई आवाज उठाए, उसको कोई ना कोई नाम दे दो, चाहे कल्चरल मार्क्सिज्म कह दो या डीप स्टेट कह दो, जो चाहो कह दो, लेकिन कोई सवाल ना करे मोदी जी के सरकार के सामने। ये मकसद। सरकार पे सवाल ना करें, इन पे भी सवाल ना करें। आप मुझे बताइए कि संविधान के मूलभूत मुद्दे हैं हमारे स्वतंत्र, समता, बंधुता और न्याय। संघ ने इसको मूल तत्ववाद के सिद्धांत पे स्वतंत्रता को मुक्ति बोल दिया, समता को मोक्ष, समता को समरसता बोल दिया, बंधुता को उन्होंने मोक्ष बोल दिया, और न्याय को निष्ठा बोल दिया कि न्याय मत मांगना, निष्ठा रखो। ये क्या है? बस भरोसा रखो, मोदी जी हैं तो सब कुछ ठीक ही होगा। सीधा का मतलब मालूम है आपको? हाँ, कि एक लड़की जब विदा होती है तो उसके माँ बाप बोलते हैं कि वहां ये कर लेना, मिक्स हो जाना, वहां की तौर तरीके सीख लेना। मतलब उनके यहाँ आपको रहना है जिंदगी भर के लिए, तो उनके जैसा हो जाओ, यही तो चाहता है आरएसएस। भाषा उनके जैसी हो जाए, पहरा उनका जैसा हो जाए, खान पान वैसे हो जाए, उनका लहजा वैसे हो जाए, सोच वैसी हो जाए, यही आरएसएस चाहता है। इसीलिए ये सारी बातें हैं। अच्छा, मैं अब चलता हूं दूसरी खबर की तरफ। महाराष्ट्र के जो ये बाबा सिद्दीकी का जो कत्ल हुआ है, एक तो
खुद अपने आप में वो बाबा सिद्दीकी नाम जो है वो बाहर के लोग जो दूसरे हैं वो बाबा के साथ नामालूम एक इमेज बनती है कि कौन से वो बाबा है थे क्या थे, लेकिन वो एक उनके नाम का हिस्सा है जैसा मैं समझाऊं। और वो एक पॉलिटिशियन थे, मिनिस्टर भी रह चुके थे, एमएलए रह चुके कई बार, और उनका अचानक कत्ल हो गया। क्या कुछ है ये इसके पीछे क्या है? देखो, ये राज्य मंत्री थे हमारे यहाँ बाबा सिद्दीकी। ये हम्म, फिल्म दुनिया में बहुत मशहूर व्यक्ति थी। हम्म, शौक रहता है हर एक को, जैसा अमर अमर सिंह को शौक था। हाँ, ठीक, मुलायम सिंह की फिल्म दुनिया से इंट्रोडक्शन तो उन्होंने कराया था, इंडस्ट्री लोगों से इलेक्शन ये कराया था। ये भी हम्म, वैसे शौकीन आदमी थे, सबसे संबंध रखते थे। हम्म, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही हम्म, कि ये साबरमती जेल में बंद है, जिन्होंने उसको मारने की जिम्मेवारी दी है, ये लॉरेंस बिश्नोई। हम्म, कहते हैं ये बिश्नोई लोग हैं जो काले हिरन मारने वाले सलमान खान को सजा देने के लिए उनके साथ जो जो संबंध बनाते हैं उनको सबको मारने का काम करते हैं। हम्म, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ये होता तो मैं एक बोलता कि ये आदिवासी और जातिगत विद्रोह है, मगर हम्म, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, हम्म, क्योंकि हमारे यहाँ एक मंत्री थे जितेंद्र आवाड। उनकी बेटी ने कल ही स्टेटमेंट, आज ही स्टेटमेंट दिया है कि मेरे पिताजी को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मारने ने धमकी दी थी। हम्म, हम्म, अब ये तो कोई सलमान खान के क्लैन के आदमी नहीं है, हम्म, ठीक है। बिल्कुल। वो जो पंजाबी गायक था, वो भी हम्म, सलमान खान के, वो तो फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ में आ गए, उनकी बात नहीं। सवाल ये नहीं है सर। हम्म, सवाल ये है, जिन 4 लोगों ने मारा है उसको, वो 4 लोग तो पकड़े गए, हम्म, मगर 4 लोगों को बुद्धि देने वाला कौन है, ये कभी पकड़ा नहीं जाएगा। ना हम्म, उनका नाम आएगा, ना उनकी कोई बात होगी। क्योंकि आप मुझे बताइए कि साबरमती जेल में एक लॉरेंस बिश्नोई नाम का आदमी ने वहां जो कैदी होता है, हम्म, वो किसी बाहर के गोल्डी बरार को मैसेज देता है। कैसे मैसेज देता है, जेल से कैसे मैसेज देंगे? उसके पास फोन है। फोन हम्म, अवेलेबल किसने करवाया? इतनी हम्म, फैसिलिटी उसको किसने दिया? वो आदमी देता है 4 लोगों को बुला अरे बोल के सुपारी। एक है शूटर गुरमेल सिंह, बलजीत सिंह 30 साल का। एक है धर्मराज राकेश कश्यप 21 साल का। दूसरा है एक मुस्लिम, वो उसका नाम है मोहम्मद जिशान अख्तर। और तीसरा हम्म, है आरोपी शिव कुमार गौतम। ये 4 आरोपियों को, इसमें से 2 चारों पकड़ दिया। आज मुझे शाम तक खबर आई कि चारों को पकड़ लिया। हम्म, सवाल ये है कि ये पकड़े गए हैं, मगर इसके पीछे जैसा ही होता है, इसका ब्रेन किसका था? फैसिलिटी अवेलेबल किसने कराई? जैसे अडानी के पोर्ट पर 5,000 ने 5,000 किलो या हम्म, 5,000 मन या टन इतना पूरा शिप भर के गांजा उतरता है, या हम्म, उसका ब्राउन शुगर पाउडर उतरता है। दिल्ली में पकड़ा जाता है 7,000 करोड़ का पाउडर, 2,000 हम्म, करोड़ का फिक्स खेप पकड़ी जाती है। आपने देखा होगा कि 30-35 हजार करोड़ का गुजरात के पोर्ट पर पकड़ा गया था। जगह जगह पाउडर पकड़ा जा रहा है, उसको हैंडल करता है ये बिश्नोई। अब हम्म। जेल में उन रहते हुए, जेल में रहते हुए। जेल में रहते हुए, तो आपने दाऊद बनाया होगा, मुसलमानों ने दाऊद बनाया, हमने भी बनाया। हम कोई पीछे नहीं है, आपसे हम्म, पीछे नहीं रहना चाहते। आपको हम्म, क्या लगता है कि पाकिस्तान आपने बना लिया? हम भी हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बनाइए साहब, बिल्कुल बनाइए। है ना। तो हम्म, हमने क्या किया, एक ऐसा मोहरा पैदा कर दिया जो हमारा ड्रग रैकेट चलाता है। मैक्सिको में जैसे सरकार चलाती है ड्रग रैकेट, इसकी जांच कौन करेगा सर? हम्म, सरकार के किस मंत्री का उसको शय है? सरकार के किस मंत्री ने ये रैकेट शुरू किया? क्योंकि आपको पता है, एक सी में एक शिप मिला था जिसमें खूब सारा ब्राउन शुगर मिली थी, उसमें व्हाइट पाउडर मिला था, जिसको टेलकम पाउडर करके उसके पहले कई खेप जो है वो पूरे देश में और दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। मगर हम्म, उसके का जो मैनेजर है, उसके पेट के पोर्ट का जो व्यवस्थापक है या पोर्ट का जो मालिक है, उसका नाम है अडानी। हम्म, नोटिस क्यों नहीं दिया हमने? उससे हम्म, पूछताछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये मोडानी मॉडल है। मोदी हम्म, और अडानी जॉइंट मॉडल है। आपने हम्म, देखा होगा केनिया के राष्ट्रपति के सामने हाथ बांध के खड़ा है। आज केनिया में अडानी को बैन है, वहां जा नहीं सकता है। और वो हम्म, राष्ट्रपति नीचे आते के साथ में बोलता है कि ये तो मुझे मोदी ने करवाया। तो मोदी हम्म, जहां भी जाते हैं, अडानी को ठेके दिलवाने के लिए जाते हैं। ये देश का छिछालेदार हो गया सर पूरा। हम्म। अब ये हम ड्रग रैकेट
चलाने अगर ऐसा लग गए। देखिए देखिए ऐसा लगता है कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तब तक की वो तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा लेकिन ये उद्योगपति तो रहेगा, ये पैसा हमारे काम आएगा, जितना उसको ज्यादा से ज्यादा कारोबार दिला देंगे हमेशा नहीं, काम आएगा। हर मैं समझदार आदमी है। एक बात बता देता हूँ कि 7.5 साल जो मुख्यमंत्री यानी होम मिनिस्टर था हमारे देश का, हमारे महाराष्ट्र के देश के तो मुख्यमंत्री ड्रग रैकेट चला ही रहे, होम मिनिस्टर ड्रग रैकेट चला रहे। महाराष्ट्र के इसने जवाब ही नहीं देते, ये कोई जवाब नहीं देते। 2022 में हमारे यहाँ 7,084 बलात्कार हुए महाराष्ट्र में, और 2023 में 7,521 बलात्कार हुए। हमारे यहाँ जो लड़कियों के अपहरण हो गए वो 2022 में थे 9,297 97, हम्म, और 2023 में हुए 9,698 98। ये इतनी लड़कियां मैंने अपहरण हो गया, ऑफिशियली गायब नहीं हुई, अपहरण हुआ है, उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। और ये महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, ये देश में कानून व्यवस्था करेंगे। दूसरी पार्टियां अनारकी ला रही है, डीप फेक करवा रही है, दूसरी पार्टी वो ओकिज्म चला रही है। ये बोलते हुए इनकी जीभ थोड़ी सी भी हिलती भी नहीं। मतलब इनको थोड़ा सा भी ये नहीं आता है कि हमारे राज्य में हम जो चला रहे हैं उस राज्य में क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, इसका इनको शर्म भी नहीं है। और ये सारा का सारा क्यों चल रहा है? क्योंकि इनको अब डर लग रहा है कि अगर लोगों ने अपने अधिकार मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर जनगणना हो गई तो लोग अधिकार मांगेंगे, और अधिकार मांगना अगर शुरू कर दिया लोगों ने तो फिर हमारा क्या होगा? हम तो 2-2.5% ही है, और 2-2.5% लोगों ने, हमने तो सब दबा के बैठ गए। जितना भी होगा उतना दबा के बैठने का काम किसने किया? तो इन्हीं लोगों ने किया। ये आरएसएस के जो दलाल है और आरएसएस के जो लोग हैं उन्होंने किया। आप बताइए, संघ और भाजपा से जुड़े कथित नेता ने अपनी नाबालिग सगी बेटी के साथ बलात्कार किया। ये न्यूज है, मैंने आपको भेज दिया हूं, है ना। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ट्रिपल सैलरीज ऑफ मदरसा टीचर। एक तरफ तुम जिहाद के विरोध में बात करते हो, एक तरफ तुम मुसलमानों के विरोध में बात करते हो, हिंदुओं को बरकराते हो, भड़काते हो, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मदरसों के टीचर का 3 टाइम सैलरी बढ़ाते हो। आप मुझे बताइए कि इनको बाकी पार्टियों को सावधान होना चाहिए, क्योंकि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, हरियाणा में जेजेपी, जम्मू कश्मीर में पीडीपी, ओडिशा में बीजू जनता दल, आंध्र में वाईआरएस, ये सब समाप्त हो गए। जमीन पे कुछ नहीं था। कोशिश भी महाराष्ट्र के दोनों पार्टियों को कोशिश बीजेपी की यही है कि जो इलाकाई जो रीजनल पार्टियां हैं वो सब खत्म हो जाएं और बीजेपी ही रहे और कांग्रेस को जैसा चाहे वो निपटा ले। तकरीबन ऐसी हालत में लाना चाह रहे हैं देश को। मुझे किसी ने पूछा है कि ये जो बहराइच का दंगा हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। अभी आपके बहराइच में दंगा चल रहा है, वो गांव तक फैल गया है, ठीक है, क्योंकि मुसलमान भड़क ही नहीं रहा है। तो उसके घर पे चढ़ के हरा झंडा निकाल के वहां भगवा झंडा लगाने का काम किसने किया? तो पुलिस के बंदूक की फायरिंग से मारा गया वो मिश्रा जी, उसका क्या? और मिश्रा जी मारा गया तो फिर से मुसलमानों पे अटैक होगा और ये देश में समरसता लाएंगे, ये देश में एका लाएंगे। आपको पता है कि एक है एम के वेणु, उन्होंने फाउंडर एडिटर ऑफ वायर, द वायर है, इन्होंने लिखा है कि हरियाणा में 61% वोट पड़े थे और जब 24 घंटे बाद डिक्लेयर हुआ तो 68% वोट हो गए। कैसे हो गए, किस तरीके से हो गए, मुझे नहीं पता। और ये गौरी लंकेश के जो किलर थे उनको बेल मिल गई। मतलब हमारे देश में कुछ भी करो, आप बीजेपी का नाम लो, बीजेपी के साथ जुड़ जाओ, आपका सब बल्ले बल्ले है। हम बीजेपी को विरोध करने वाले लोग हैं, हम कभी भी अंदर जा सकते हैं। ये आपके हमारे यहाँ एक विवेक जोशी करके है, इन्होंने एक मामला किया कि इन्होंने मल्हार झटका मटन का ब्रांड बनाने की सलाह दे रही है सबको। परशुराम मटन क्यों नहीं बनाते, झटका मटन? क्योंकि परशुराम भी तो खाते ही थे, परशुराम के लोग भी खाते हैं, छुपा के खाए या कैसे भी खाते हैं। और इन्होंने जो केजरीवाल पे लगाया था कि दिल्ली के बीजेपी स्लैम्स, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जो 45 करोड़ रुपए का होम बनाए, जो इन्होंने छीन लिया अभी, किसी को नहीं दे रहे। मगर कर्नाटका में सिविक बॉडीज के इसमें
56 करोड़ रुपए पीएम मोदी के योगा डेज विजिट के लिए इन्होंने खर्चा किया। सीएम का जो बनाया उसको आपको अगर बहुत बुरा लगता है तो योगा डे के 4 घंटे 2 घंटे के विजिट के लिए आपने क्या किया। और हमारे देश में एक न्यूज आई है निक्की आशिया की, ये बोलते हैं कि अभी साउथ एशिया में हमारा कोई दोस्त नहीं रहा। ये तो ये जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर वाला सबसे घर बड़ा कारखाना है, संगीत चोम का सबसे बड़ा बीफ कारखाना है। इस देश के 10 बीफ कारखानियों की मैं जानकारी दे सकता हूँ, ये सब हिंदुओं के बीफ कारखाने हैं। इनके लोगों ने बोला कि 95% आरएसएस के आदमी ने बोला कि 95% कारखाने हिंदुओं के हैं जो बीफ है। और उन्होंने कारखाने के नाम दिया और टर्नओवर भी दिया कि कितने यूएस मिलियन डॉलर में इनका टर्नओवर होता है, कितनी वैल्यू है। सर क्या कर रहे हैं हमारे देश में, किस तरीके से हमारी सोच हो गई है। यानी गाय के मांस के एक्सपोर्ट में नंबर 1 हम हो गए। और अंदर से सियासत ये हम बेचेंगे, माँ को भी, माँ मतलब माँ को भी हम बेचेंगे क्योंकि नदियों को माँ कहते हैं। उसका वस्त्रहरण हम करेंगे, बालू हम बेचेंगे, पहाड़ हम बेच देंगे, जंगल हम बेच देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। और फिर भी अंधभक्त चिल्लाते रहेंगे मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने जो अच्छा, क्योंकि इन सबके दिमाग में ये डाल दिया है कि पहले वाली सरकारें सारी गद्दार सरकारें थी, देशद्रोही सरकारी थी। इनको पता ही नहीं देशद्रोह किसको बोलते और देशभक्ति किसको बोलते, पता ही नहीं। वो तो आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, अंधभक्त बना दिया गया है, तो वो उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। लेकिन कमाल यह है कि लोगों को अपनी भूख भूल करके और मुसलमानों के खिलाफ खड़े रहने के लिए तैयार किया है। आदमी अपनी भूख भूल रहा है, ये बड़ी अजीब बात है, बहुत ही गैर मामूली। बताइए, बहुत पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने ट्विन टावर गिराए थे, इंजीनियर थे सब, पायलट थे सब। जब ये धार्मिक भूत दिमाग में घुस जाता है तो उसको भूख, भय, भ्रष्टाचार कुछ नहीं दिखाई देता है। दिखाई देता है कि मुझे जन्नत चाहिए, जहन्नुम चाहिए, स्वर्ग चाहिए, नर्क चाहिए। और ये लोग अभी संस्कार का पाठ भी पढ़ाएंगे आपको। जी बिल्कुल। लोग अब संस्कार पढ़ाएंगे आपको, संस्कार पढ़ाएंगे और संस्कार में ही नफरत पढ़ाएंगे। ये है बड़ी कमाल की बात। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। हमारे पास और वक्त होता तो हम और बात करते, लेकिन बहरहाल आप बहुत ही गहराई से, खासतौर पे मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा उसको आपने काफी गहराई से समझाया। और आप तो चूंकि एक तरह से वहां की मिट्टी, वहां की सोच, सब कुछ आप जानते हैं, चूंकि खुद नागपुर से हैं। और आपने जिस तरह से विनोबा भावे जी का, विनोबा भावे जी गांधी हत्या के बाद में खुला लेटर लिखा था। उन्होंने बोला यहाँ से ये जो पॉइजन पैदा हुआ है, विषवल्ली मतलब विष का जो पेड़ पैदा हुआ है, बेल पैदा हुई है, वो यहाँ के लोगों को ही मट्ठा डालना पड़ेगा। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी जाति में ऐसी विषवल्ली पैदा हुई है। ये यहाँ के लोग जहाँ से ये पैदा हुई वहां अगर मट्ठा नहीं डाला तो ये नहीं खत्म होगी, ये पूरे हिंदुस्तान को निकल जाएगी। हम उसी के एक पाइक है। मैं विनोबा भावे जी को बहुत सही मानता हूँ, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था और उसके ऊपर हम चलते हैं। बेशक बिल्कुल चलते रहना चाहिए। देखिए, जो चीज आप ठीक समझते हैं उसी पर चलें, वही जरूरी है। और आप इंसाफ के रास्ते पर। और एक वाक्य छूट गया, इन्होंने बाबा साहब के साथ में लेते ही देश में कट्टरता बढ़ाने के लिए लोगों को भड़काने वाली घटना में अचानक वृद्धि हो रही है। कौन बोल रहा है? मोहन भागवत जी बोल रहे हैं। और बाबा साहब ने ऐसे वर्तन को अराजकता का व्याकरण मतलब ग्रामर ऑफ अनार्की, उन्होंने अनार्की बोला था, मैं अनार्की बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला था ग्रामर ऑफ अनार्की, ऐसा कहा था, बाबा साहब ने कहा था। और ये बदमाशी कौन कर रहा है? कट्टरता बढ़ाने के काम कौन कर रहा है? कट्टरता के नाम से मारकाट कौन मचा रहा है? हिंदू मुस्लिम के नाम से, जाति के नाम से मारकाट कौन मचा रहा है? बाबा साहब का विरोध किसने किया था? बाबा साहब के संविधान का विरोध किसने किया था? एक दलित के हाथ से संविधान नहीं लिखा जाना चाहिए, ये किसने बोला था? गंदी और भद्दी गालियां 1947 में किसने दिया था? रामलीला मैदान में इतना बड़ा जो समूह बुलाकर बाबा साहब को उस पद से हटाने के लिए कांग्रेस पर दबाव किसने बनाया था? इसके जवाब चाहिए। बिल्कुल, ये जवाब चाहिए। और ये तभी आएगा जब आप अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे, तारीख को समझेंगे, हिस्ट्री को, इतिहास को समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। अविनाश काकड़े जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात आगे नहीं बढ़ा सकते वक्त की कमी की वजह से,
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।